Good morning to everybody, and again I got this opportunity to welcome you all on behalf of Education Express channel in this class of income tax. And still we are discussing on this topic, income from salary, and we have gone through some illustrations and questions of different varieties on salaries. और मोस्ट प्रोबेबली उसमें हमने जो टिपिकल पार्ट देखा था, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी, कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन ऑन रिट्रेचमेंट ऑफ फ्रॉम सर्विस, एंड कैलकुलेशन ऑफ एनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव. In that series, the last phase of the typical part is commutation of pension. पेंशन का कम्यूटेशन. अब ये क्या होता है, इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ें उससे पहले कुछ प्राइमरी बातें इसके संबंध में परिचय के रूप में जान लें. कल आपको जैसे बताया गया था कि जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसे कई तरह के बेनिफिट्स रिटायरमेंट के टाइम पर प्राप्त होते हैं. जैसे प्रोविडेंट फंड में उसका पैसा जमा हो या उसके नियोक्ता का पैसा जमा हो, वो मिलता है. नियोक्ता की ओर से उसको ग्रेच्युटी मिलती है. यदि उसको बीच में सर्विस से निकाल दिया जाता है तो कंपनसेशन प्राप्त होता है. और उसकी प्रति वर्ष जो छुट्टियाँ इकट्ठी होती रहती हैं, अर्नड लीव, उपार्जित अवकाश जिसको कहते हैं, तो अंत में उसका एनकैशमेंट होता है, नकद पैसा उसका मिल जाता है. उसी प्रकार से एक और सुविधा उसको दी जाती है, वो कहलाती है पेंशन का कम्यूटेशन, इकट्ठा करके देना. क्या होता है कि किसी व्यक्ति को रिटायरमेंट के टाइम जो पेंशन स्वीकार की गई, उस स्वीकार की गई पेंशन का कुछ हिस्सा अपने अपने विभागों में, उसके अलग अलग नियम में, गवर्नमेंट में अलग नियम में, नॉन गवर्नमेंट में जितनी कंपनीज हैं उनके नियम अलग अलग हैं सबके. तो कोई नियम तो निश्चित नहीं हो सकता, पर यह कहा जा सकता कि उस पेंशन का कुछ हिस्सा उसको इकट्ठा दे दिया जाता है रिटायरमेंट के टाइम पर. वो इसलिए ऐसा होता है कि जब रिटायरमेंट हो जाता है इंसान तो उसकी रेगुलर इनकम जो होती है सर्विस से, वो करीब करीब ख़त्म सी हो जाती है, बहुत कम हो जाती है. तो रिटायरमेंट के बाद भी यदि उसके फैमिली कोई लाइबिलिटीज़ हैं तो उनको कैसे पूरा करेगा वो. तो इसलिए तरह तरह के बेनिफिट्स उसको दिए जाते हैं. कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में एग्जाम्पल के रूप में हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिएगा एक व्यक्ति कोई रिटायर हुआ और रिटायरमेंट पर उसको मान लीजिए पेंशन स्वीकार की गई, वो होती है 20,000 रुपये. ठीक है, 20,000 रुपये प्रति माह पेंशन उसको मिलेगी. वो कहता मुझे मेरी पेंशन का कम्यूटेशन किया जाए, इकट्ठी कुछ राशि दे दी जाए पेंशन में से, उसे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कहते हैं. तो उसके डिपार्टमेंट ने कहा चलो ठीक है, हम आपकी पेंशन का आधा 1/2 बराबर 10,000 रुपये 10 साल के लिए 5 साल के लिए दे देते हैं. तो 10,000 इंटू 5 50,000, 50,000 को 12 से गुणा किया, 6 लाख रुपए हो गए. तो 6 लाख रुपए की राशि पेंशन के टाइम उसको दे दी जाएगी. ठीक है, इसमें से निकाल करके अब 6 लाख रुपए दे दिए हैं. अब 6 लाख रुपए 10 साल में, 15 साल में जितने भी उसके पूरे करने, मान लीजिए 10 साल की अवधि के लिए दिए गए, तो 10 का भाग दे दीजिए इसमें. ये 6 लाख में 10,000 का भाग दिए, 10 रुपये का 10 साल का भाग दे दिया, तो उसका 60,000 रुपये पर ईयर उसके पेंशन जो मिलेगी उसमें से कटेंगे. तो पर ईयर का मतलब 1/12 कर दें इसे, तो हर साल 12×5 5,000 रुपये उसकी इस पेंशन में से कटेंगे. तो 20,000 पेंशन थी,
20,000 में से 5,000 रुपये कटेंगे लगातार हर साल, हर महीने, और वो 10 साल तक कटते रहेंगे इससे। और इस प्रकार से जो एडवांस दिया गया है एक तरह से वो रिकवर हो जाएगा। तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का अर्थ क्या हुआ कि पेंशन में से एक निश्चित धनराशि उसको एडवांस में दे दी जाए और फिर बाद में उसकी रेगुलर पेंशन में से प्रति माह प्रति वर्ष कटौती करके पूरा कर दिया जाए उसको। ये उसका सिद्धांत होता है। इसी को कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एक प्रकार की वो सुविधा है जिसके अंतर्गत पेंशन की कुछ निश्चित राशि उसको एडवांस दे दी जाती है रिटायर होने वाले कर्मचारी को, और जब एडवांस की राशि दी जाती है उसकी पूर्ति प्रति माह जो रेगुलर पेंशन मिल रही है उसमें से कटौती होती रहेगी जब तक कि वो एडवांस दी गई रकम पूरी नहीं हो जाती है, तब तक दी जाती रहेगी। आप सोच रहे होंगे कि साहब मान लीजिएगा कि ये 10 साल के लिए एडवांस दिया गया और हर साल उसकी कुछ कटौती हो रही प्रति माह 5,000 रुपये की दर से, और 12 महीने में 60,000 रुपये और 10 साल में 6 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। अब मान लीजिए रिटायरमेंट के बाद वो 10 साल से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो आप जानते हैं कि डेथ होने पर जो उसका सक्सेसर होगा, नॉमिनी जिसको कहते हैं, जिसका नाम दर्ज होगा कि मेरे मृत्यु के बाद पेंशन का अधिकारी मेरी पत्नी होगी, मेरा पति होगा, जो भी कोई हो, तो उसको मिलेगी, तो उसमें से कटौती होगी। मान लीजिए उसकी भी डेथ हो गई तो फिर पैसा डूब जाएगा, फिर कहीं से कटौती नहीं हो सकती, ख़त्म हो जाएगा पैसा। क्योंकि किससे वसूल करे, पेंशन लेने वाला ही नहीं है, उसका नॉमिनी वो ही नहीं है, पेंशन ही बंद हो जाएगी। जब पेंशन बंद हो जाएगी तो कटौती अपने आप ही बंद हो जाएगी। बात समझ में आई? तो ये एक प्रकार की रिस्क फैक्टर भी है नियोक्ता के लिए कि यदि जिसको हमने कम्यूटेशन दिया पेंशन का और यदि उसके बीच में डेथ हो जाती है, उसका कोई नॉमिनी नहीं होता है या नॉमिनी की भी डेथ हो जाती है, तो फिर पेंशन की जो एडवांस दी गई राशि है वो एक तरह से डूब जाती है, फिर कोई रिकवरी उससे नहीं हो सकती क्योंकि पेंशन ही समाप्त हो जाएगी। और पेंशन समाप्त होगी तो रिकवरी किससे होगी? पेंशन से तो रिकवरी होती थी, तो जब पेंशन समाप्त हो रिकवरी समाप्त हो पैसा डूब गया। तो एक तरह से नियोक्ता के लिए रिस्क भी है, पर आज के ज़माने में ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इतने आजकल मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि इतनी कम उम्र में लोगों की डेथ बहुत कम होती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनका ऐसा हो जाता है तो कुछ रिस्क तो लेनी ही पड़ती है। इसी को हम कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कहते हैं। और इससे से रिलेटेड आज एक प्रश्न हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 9 पटेल चौधरी की बुक का। और इसके क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, इसकी डिटेल जो है वो मैं नोट कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या बातें इसमें हो रही हैं, क्योंकि क्वेश्चन को समझने के लिए उस क्वेश्चन का होना सामने बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ पटेल चौधरीज बुक। देखिए क्या कह रहा है ये। श्री काशीराम एक कंपनी में 1/4/1990 से कार्यरत थे। 1 जुलाई 2015 से उनका वेतन 5,000-300-8,000-400-10,000 के वेतनमान में 5,900 रुपये स्थिर किया गया। सेवा नियमों के अनुसार कंपनी 7,000 रुपये प्रति माह तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 15% की दर से महंगाई भत्ता प्रदान करती है। इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर 12% ही निर्धारित की गई है। इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर 12% निर्धारित की गई है। श्री काशीराम 1 दिसंबर 2019 को सेवा से निवृत्त हुए।
सेवानिवृत्ति के पश्चात उनको 2,400 रुपये प्रति माह की पेंशन स्वीकृत हुई। उन्होंने 1 जनवरी 2020 से अपनी पेंशन के 2/3 भाग के बदले एक मुश्त राशि लेना पसंद किया। कम्यूटेशन ले रहा है। पूरी पेंशन 2,400 का 2/3 ध्यान रहे ये ले रहा है, और ये ले रहा है 1 जनवरी 2020 से। तारीखों का ध्यान रखना। तथा कंपनी ने उनको इस संबंध में 64,000 रुपये की राशि प्राप्त कंपनी से 64,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई। कंपनी ने दिए 64,000 रुपये। श्री काशीराम को मूल वेतन का 20% मकान किराया भत्ता भी प्राप्त होता था। वे किराए के मकान में रहते थे तथा 1,600 रुपये प्रति माह किराया चुकाते हैं। कल्याण वर्ष 2020-21 के लिए काशीराम के वेतन शीर्षक की गणना कीजिए, ये वो कह रहा है। ठीक है, देखिए मेन पॉइंट में इसमें नोट कर रहा हूँ। काशीराम है और 1/4/90 से सर्विस में है। स्टार्ट 1/4/1990 से सर्विस में है। फिक्स किया है उन्हें वेतन पर 1/7/2015 को, और पे स्केल था उनका उस दिन, और वो था 5,000-8,000-400-10,000 ये उनका पे स्केल था। और फिक्स किया था ये 5,900 पर 1/7/2015 को। सेवा नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता 15% 7,000 रुपये प्रति माह तक, DA 15% अप टू 7,000, और दूसरा था 12% मोर देन 7,000। ये 2 तरह के DA की बातें उसने की है, ध्यान रहे। फिर उसके बाद उसने कहा है कि रिटायर हुआ 1/12/19 को, 1/12/2019 को रिटायर हुआ है। पेंशन, फुल पेंशन जो है वो है 2,400 रुपये पर मंथ। कम्यूटेशन हुआ 2/3, और ये डेट है 1/1/2020 से, और राशि प्राप्त हो रही है इसे उस समय 64,000 रुपये। ये देखिएगा। HRA हाउस रेंट अलाउंस, मूल वेतन का 20%, 20% ऑफ पे। रेंट पेड 1,600 रुपये पर मंथ। ये तो डिटेल है इसकी, देखिएगा क्वेश्चन से संबंधित डिटेल। आइए अब हम इस पर बात कर रहे हैं। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, उनमें कोई नवीनता नहीं है। हाँ, कम्यूटेशन और पेंशन एक ऐसी बात जो करनी है ख़ास तौर से। ओके, ऊपर हेडिंग हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। ऑफ मिस्टर काशीराम
for the assessment year 2020-21. ये हिस्सा वर्किंग नोट के लिए रहेगा। आइए पहले हम वर्किंग नोट में मालूम कर लें इसका पे क्या रहेगा। पे स्केल के अनुसार पे स्केल आपको दे रखा है। 1/4/90 से शुरू की इसने नौकरी और फिक्स किया है 1/7/15 को 5,900 पर। ये पे स्केल 1/7/15 को पे थी 5,900। प्रति वर्ष 300 रुपये का इंक्रीमेंट है, तो 15 के बाद 16 को 300 जोड़ेंगे 6,200। 17 को फिर 300 जोड़ेंगे तो 6,500। 18 को फिर 300 प्लस करेंगे तो 6,800 और 19 को फिर प्लस करेंगे तो 7,100 रुपये रहेगा। ये रहेगी पे 1/7/19 को 1/7/18 को, इस तरह से। ठीक है। आप जानते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर होता है 1/4/19 से 31/3/20 तक। इस पीरियड की इनकम पर हमें इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करना है। ये प्रीवियस ईयर की इनकम होगी और प्रीवियस ईयर होगा हमारा ये। परंतु हम 31 मार्च 2020 तक नहीं चलेंगे, क्योंकि उससे पहले ही हमारा कर्मचारी रिटायर हो रहा है 1/12/19 को। तो इसलिए हमारी जो पे हम लेंगे वो होगी पे फ्रॉम 1/4/19 टू रिटायर हो रहा है 1/12/19 को, तो 31/11/2019। कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 8 मंथ्स। 8 महीने की सैलरी को हम टेकअप करेंगे। अब ये 1/4/19 को कितनी है सैलरी, जरा चेक करें। ये देखिए 1/7/18 को सैलरी है 6,800 और ये चलेगी 1/7/18 से लेकर 30/6/19 तक। 12 महीने तब होंगे पूरे। 12 महीने बाद इंक्रीमेंट लगेगा और पे बढ़ कर के 6,800 से 7,100 हो जाएगी। तो पे 1/4/19 से टू 30/6/19 तक @ 6,800 रुपये रहेगी। चेक कर लीजिएगा अपना, ये कितने महीने होते हैं उसके हिसाब से। अप्रैल, मई और जून 3 महीने, तो 3 महीने तो ये रहेगी पे। $20,400 तो ये रहेगी पे। फिर 1/7/19 से इंक्रीमेंट लग गया और 7,100 पे हो गई और रहेगी वो फिर हमारे डेट ऑफ रिटायरमेंट तक 30/11/19 तक। अब कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 5 महीने ये हो गए आपके। @ 7,100 इंटू 5 मंथ्स 0, 5 और 35 टोटल पे रहेगी ये।
55,900 इसकी टोटल पे हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये टोटल पे का कैलकुलेशन होगा इस तरह से। चलें आगे। और फिर डीए, आप देखिएगा डीए का भी कैलकुलेशन, ये पे थी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर डीए महंगाई भत्ता। डीए की शर्तें उसने दी है, 7,000 रुपये तक पे पाने वालों को डीए मिलेगा मूल वेतन का 15%। तो ये 6,800 जो 7,000 से कम है इसमें, अर्थात इस राशि पर ये है 6,000 से कम 20,400 पर ऑन 20,400 एट द रेट ऑफ 15% डीए होगा। चेक करें। $20,400 का 15%, $3,060 ऑन 35,500, ये 7,100 हो गया। तो 7,000 से अधिक पर ये देखिएगा 12% मोर देन 7,000 पर यहाँ पर डीए होगा 12% एट द रेट ऑफ 12%। तो 35,500 का इंटू 12%, 4,260 और टोटल डीए हो जाएगा 7,320। ये 7,320 रुपये जो होगा वो डीए होगा इन दोनों पीरियड के लिए अलग अलग, क्योंकि दोनों के रेट अलग अलग दिए, 15% और 12%। बात क्लियर हो गई? मेरे ख्याल से सब चीज़ स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है। यदि ऐसा है तो चलते हैं फेयर वर्क में। सैलरी सीधे फाइनल कॉलम में लिख लें 55,900, क्योंकि इसका वर्किंग नोट डिटेल में हमने बनाकर दे दिया है। फिर लिखें डीए, डीए भी सीधा फाइनल टोटल कर लें 7,320, ये डीए हो गया। अब ये क्या कहता है, HRA, और HRA में उसने देखिए क्या कहा है, लास्ट में देखिएगा 6-7वीं लाइन है, श्री काशीराम को मूल वेतन का 20% मकान किराया भत्ता भी प्राप्त होता था। वे किराए के मकान में रहते हैं तथा 1,600 रुपये प्रति माह किराया चुकाते हैं। HRA हाउस रेंट अलाउंस, ये एट द रेट ऑफ, ये कहता है 20% ऑफ पे इनटू पे, और ये है 55,900 इंटू 20%। तो 55,900 का 20%, 55,900 इंटू 20%, 11,180। ठीक है। इसमें से एग्जेम्पशन छूट देते हैं कौन कौन सी। पहली 15% प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के रेट अलग है, 15% ऑफ पे, ऑफ पे निकालें 55,900 का,
55,900 इंटू 15%, 8,385, अथवा एक्चुअल HRA और वो है 11,180, अथवा तीसरी शर्त रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड 1,600 रुपये प्रति माह की दर से दे रहा है। देखिएगा 1,600 इंटू कितने महीने की हुई नौकरी, 3 महीने तो ये रहा है, ये देखिए 3 महीने और ये 5 8 महीने, तो केवल 8 महीने का लेंगे, 12 महीने का नहीं ले सकते हैं, ध्यान रहे। 1,600 इंटू 8 12,800 इंटू 8 यस 12,800 माइनस 10% ऑफ सैलरी, इस पीरियड की सैलरी 55,900 का 10%, और वो बनता है 5,590। 12,800 में से 5,590 लेस कर दें, ये बनता है 7,210। अब 3 शर्तें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, विच एवर इज लेस, इन तीनों शर्तों में से जो सबसे कम है उसको उसकी छूट मिलेगी, और तीनों शर्तों में सबसे कम है ये 7,210 की छूट दें, ये एग्जम्पशन। 11,180 में से घटा दें, 3,970 रुपये, $3,970, ये हो गया। ये टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा इसका 1,000। अब हमारे सामने सारे फिगर्स प्राप्त हो गए हैं। अब केवल एक ही इम्पोर्टेंट काम है और वो है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, जो कि नया प्रोविज़न है आपके लिए। और आइए हम नए प्रोविज़न पर बात करते हैं। इनको सबको हटा करके मैं यहाँ पर इनके फिगर्स को नोट कर देता हूँ ताकि टोटल करते समय हमें ध्यान रहे। सैलरी थी 55,900, DA था 7,320, HRA है हमारा 3,970। ये शॉर्ट लेना हो ले लीजिएगा इनको, मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ अब। आइए, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट कहाँ पर है वो रेफरेंस आपको बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि किस प्रकार से ये लिया जाएगा। ये है पेज नंबर 99 पर। पेंशन एवं पेंशन के बदले एक मुश्त प्राप्त राशि, ये देखिएगा पीछे तक के 100 पेज नंबर तक के चला आ रहा है।
ये दो बातें ही हैं इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, पहले लिखें कम्यूटेशन रिसीव्ड, कितनी कम्यूटेशन मिली है उसको 64,000 रुपये पहले लिख दें। लेस एग्जम्पशन, छूट, फर्स्ट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, अथवा सेकंड 1/2 ऑफ ग्रेच्युटी, 100 पर है 1/2 ऑफ एक्चुअल पेंशन रिसीव्ड और ये पूरी बात है when gratuity also received, अथवा थर्ड 1/3 ऑफ एक्चुअल पेंशन सैंक्शनड, स्वीकृत होनी चाहिए ये, ब्रैकेट में लिखें व्हेन ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड और फिर लिखें विच एवर इज लेस। ये ठीक है। पहला लिखा जाए कम्यूटेशन की एक्चुअल राशि कितनी प्राप्त हुई है वो लिख दिया हमने 64,000 रुपये। फिर उसमें से छूट दी जाए इन 3 शर्तों के अनुसार और उन तीनों शर्तों में जो सबसे कम शर्त होगी, कम अमाउंट वाली शर्त होगी वो लागू होगी। तो पहली शर्त में एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है 64,000 रुपये, एक 1/2 ऑफ एक्चुअल पेंशन सैंक्शन, जो कुल पेंशन स्वीकृत हुई है उसका 1/2, परंतु वेन ग्रेच्युटी ऑल्सो रिसीव्ड, यदि ग्रेच्युटी प्राप्त हो रही है तो, और यहाँ पर काशी राम के को ग्रेच्युटी नहीं मिल रही, ग्रेच्युटी के लिए कुछ नहीं कह रहा, इसलिए ये शर्त लागू नहीं होगी, यहाँ पर छोड़िएगा। तीसरी शर्त 1/3 ऑफ एक्चुअल पेंशन सैंक्शन, कुल स्वीकृत पेंशन का 1/3 यदि ग्रेच्युटी लागू नहीं है तो, ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं हो रही है तो ये शर्त लागू हो रही है। तो पेंशन जो स्वीकृत हुई है उसका 1/3 और देखिएगा पेंशन कितनी स्वीकृत हुई है, 2,400 रुपये प्रति माह की दर से, 2,400 रुपये प्रति माह की दर से, और इसकी ये है अमाउंट गिरी, हाँ, कुल पेंशन स्वीकृत हुई है तो उसको कितना, आइए वर्किंग नोट में लेते हैं। पेंशन सैंक्शनड, कितनी पेंशन स्वीकृत हुई है चेक करें, पेज नंबर 99 से 100 तक देख लें, कितनी पेंशन स्वीकृत हुई है ये देखें। और क्या कह रहा है
कि सेवानिवृत्ति के पश्चात उनको 2,400 रुपये प्रतिमाह की पेंशन स्वीकृत हुई है। उन्होंने 1 जनवरी 2020 से अपनी पेंशन के 2/3 भाग के बदले में 64,000 रुपये प्राप्त किए हैं। तो 64,000 प्राप्त हुआ है, कुल पेंशन स्वीकृत का 2/3। समझ में आ रही है? जो कम्यूटेशन प्राप्त हो रहा है वो स्वीकृत पेंशन का 2/3 64,000 रुपये है। अब देखो, चूँकि 2/3 बराबर 64,000 रुपये है तो फुल पेंशन कितनी होगी? ये हो जाएगी 64,000 इंटू 3/2। 3 12 32, 3 2 6, 3 3 9, 2 3 6, 2 2 4, 3 2 6, 3 3 96,000 रुपये। ये है फुल पेंशन सैंक्शन, कुल स्वीकृत पेंशन ये राशि है। ये कुल पेंशन स्वीकृत हुई है, 96,000 रुपये सैंक्शन हुई है। इसका 2/3 जो है उसने कम्यूट करा लिया। चेक कर लें, 96,000 का 2/3 ये 64,000 रुपये आ गया। ये कम्यूटेशन करा लिया है। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है? कुल स्वीकृत पेंशन का 1/3 कटौती देंगे। तो ये हो जाएगा 64,000 इंटू 1/3, तो 3 2 6, 1/3 सॉरी 96,000 का, सॉरी 64,000 नहीं, 96,000 है कुल पेंशन सैंक्शन। 96,000 का 1/3 लें, 3 3 9 और 3 2 6, 1/3 ऑफ 1 मिनट पेन प्रोविजन में यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिलती है तो 1/2 है, सॉरी 1/2 है। और यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो 1/2, ये उल्टा लिखना है। यहाँ है 1/3 सॉरी, और ये है 1/2, लिखने में गलती हुई, प्लीज़ मेक दिस करेक्शन। ये होगा 1/2। यदि ग्रेच्युटी नहीं मिलती तो स्वीकृत पेंशन का 1/2, तो 3 2 4 8 और 2 8 16, 48,000 रुपये की एग्जम्पशन या छूट मिलेगी। अब 64,000 में से 48,000 घटाएंगे, 6,000 तो ये हो गए, और 5,000 16,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। ये टैक्सेबल है अमाउंट, 16,000 टैक्सेबल, और कर मुक्त है 48,000 रुपये कर मुक्त है। ये पेंशन के संबंध में कम्यूटेशन का सवाल। अब आप चेक कर लें हमारा उत्तर। ये थी हमारे टोटल अमाउंट 55,900 प्लस 7320 प्लस 3970 प्लस 16,000, 27,849 रुपये इसका उत्तर आता है। 27 नहीं, 55,900 55,900 प्लस 7320 प्लस 3970 प्लस 16,000. Yes, it is. Answer is काशीराम का ये 83,190
4,000 रुपये। और किसका रह गया बाकी, चेक कर लें ज़रा। पेंशन होगा, यस पेंशन बाकी रह गई, अभी पेंशन बाकी रह गई एक और फिगर। अब आगे देखिएगा पेंशन का। ये तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन था, मैं इस तरफ ले रहा हूँ पेंशन। पेंशन भी सैलरी में टैक्सेबल होती है। और पेंशन के लिए क्या कह रहा है, चेक कीजिएगा। पेंशन के लिए उसने कहा है 1 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हुआ, सेवानिवृत्ति के पश्चात उनको 2,400 रुपये प्रति माह पेंशन स्वीकृत हुई। उन्होंने 1 जनवरी 2020 से अपनी पेंशन के 2/3 भाग के बदले एक मुश्त लेना पसंद किया। तो ये ऑप्शन कब दिया इसने, 1 जनवरी को। तो दिसंबर में पूरी पेंशन मिली, देखिएगा दिसंबर 2019, यस फुल पेंशन 2,400 प्लस 2/3 पेंशन 2,400 इंटू 2/3, 2/3 तो मिल उसने ली है, कम्यूटेशन की है, तो 1/3 मिलेगी। 2/3 तो उसने कम्यूट कर ली, तो बाकी 1/3 बची। तो 1/3 ये होगी एट द रेट ऑफ 800 पर मंथ फॉर जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 महीने की। तो 800 इंटू 3 2,400 रुपये ये मिले। तो 2,400 तो ये हुए और 800 इंटू 3 2,400 ये मिले। ये पेंशन भी मिली इन्हें। फिर से समझ लीजिएगा, पेंशन के लिए पेंशन उसको फुल स्वीकृत हुई 2,400 रुपये पर मंथ, वो दिसंबर में ली उसने। जनवरी में उसने कहा कि नहीं, मुझे पेंशन का 2/3 जो कम्यूटेशन दे दिया जाए। कम्यूटेशन का हमने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। तो अब पेंशन 2/3 कम्यूट करा ली, तो बाकी बच गई 1/3, वो जनवरी से मिल रही है। तो 2/3 पेंशन का, फुल पेंशन का हमने कम्यूट करा लिया, तो 1/3 पे बच गई। तो 1/3 करते हैं 2,400 का, तो 800 पर मंथ मिलेगी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च हमारा क्लोजिंग हो जाता है 2020 को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने वो 800 रुपये की रेट से पेंशन प्राप्त करेगा, वो होती 2,400 रुपये। तो कुल मिला के 4,800 रुपये ये हो गया फाइनल 4,800 रुपये ये और जोड़ दीजिए इसमें। अब चेक कर लीजिएगा, 83,190 प्लस 4,800, 87,990 ये आपके उत्तर है प्रश्न का। ये टोटल ग्रॉस सैलरी 87,990, ये उत्तर प्राप्त हुआ आपको ये। और इसके साथ ही जो टिपिकल वेराइटीज़ सैलरी के टॉपिक में होती है 4-5, ग्रेच्युटी के 2 भाग, फिर रिटैचमेंट फ्रॉम सर्विस पर कंपनसेशन का मिलना सेवा से निकाल देने पर, फिर एनकेशमेंट ऑफ अर्न रिलीव, और चौथा है ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। इसके साथ ये टिपिकल पार्ट चारों जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हम और दूसरी बात करते हैं विद ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। थैंक यू। ए प्रॉब्लम ऑफ ए डिफरेंट वेराइटी ऑन इनकम फ्रॉम सैलरी हेल्ड, कि एक अलग तरह की वेराइटी का प्रश्न है। और ये प्रश्न है व्हेन आवर एम्प्लॉय इज़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि हमारा कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है
तो किस प्रकार से उसके इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा, थोड़ा सा चेंज है उसमें, ध्यान रखना। जैसे अभी जो 4 डिफरेंट टिपिकल वेराइटीज़ सैलरीज़ की टेकअप की थी, जिसमें ग्रेच्युटी के 2 पार्ट हैं, फिर कंपनसेशन और रिट्रेचमेंट है, नौकरी से निकालने पर क्षतिपूर्ति, फिर एनकेशमेंट ऑफ लीव है, उपार्जित अवकाश का नकदीकरण, और जैसे अभी थोड़े पिछले सेशन पर हमने देखा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, पेंशन के बदले प्राप्त एक मुश्त राशि। ये 4 टिपिकल वेराइटीज़ में से होता है। इसमें बड़े लंबे चौड़े वर्किंग नोट देने पड़ते हैं, तब जा कर के कैलकुलेशन कंप्लीट हो पाता है। ओके। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स में ये सभी कर मुक्त होते हैं, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए इन चारों में। परंतु एक नई छोटी सी बात इसमें जुड़ जाएगी, और वो ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी जिस महीने ड्यू होती है उस महीने प्राप्त नहीं होती है, उसके अगले महीने किसी भी तारीख को मिल सकती है। मान लीजिएगा हमारा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसने नवंबर में सर्विस करी, तो नवंबर महीने का वेतन नवंबर महीने की 30 तारीख को न मिल करके 30 तक न मिल करके दिसंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख तक मिलता है। ये आप जानते हैं, हर गवर्नमेंट सर्वेंट का यही हाल है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो। अर्थात जिस महीने उसकी सैलरी ड्यू होती है उस महीने वो सैलरी प्राप्त न हो करके अगले महीने किसी तारीख को प्राप्त होती है। जबकि नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट्स में ज़्यादातर ये होता है कि नवंबर महीने की सैलरी नवंबर में 30 तारीख तक मिल जाएगी, दिसंबर में सैलरी 31 तारीख तक मिल जाएगी, जनवरी में नहीं, उससे पहले पहले मिल जाएगी। इसलिए उन सब के लिए प्रीवियस ईयर जो होता है वो 1/4 से शुरू हो करके 31 मार्च को प्रतिवर्ष अगले वर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु अब ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हों या प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी भी हों, जिनका वेतन जिस महीने वो ड्यू होता है उस महीने प्राप्त न होकर के अगले महीने प्राप्त होता है, उनके लिए प्रीवियस ईयर जो होगा वो 1/4 के स्थान पर 1/3 से शुरू हो करके अगले वर्ष 28 फरवरी को समाप्त होगा। 1 मार्च से शुरू होकर नेक्स्ट ईयर 28 या 29 जो भी फरवरी होगी उस फरवरी तक रहेगा। ये चेंज है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न इसी से रिलेटेड है आज जो हम जिस पर बात कर रहे हैं। ही इज़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हिज सैलरी इज ड्यू इन द मंथ बट पेएबल इन द नेक्स्ट मंथ। जिस महीने वो सैलरी ड्यू हो रही है उसके अगले महीने प्राप्त होती है। तो सरकारी कर्मचारी हों जिनका इस प्रकार का सभी का हाल होता है उनके लिए, तथा प्राइवेट कंपनी में भी काम करने वाले यदि कर्मचारी ऐसे हों जिनका वेतन जिस महीने वो ड्यू होता है, पेएबल होता है, देय होता है, उस महीने प्राप्त न होकर के अगले महीने प्राप्त हो, तो उनकी भी कैलकुलेशन इसी प्रीवियस ईयर के अनुसार होगी। ध्यान रहे इस चीज़ का। बात समझ में आ गई? आइए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो इसी से संबंधित है और ये क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में भी आ चुका है, इसलिए प्लीज़ बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस क्वेश्चन। मैं पढ़ रहा हूँ। श्रीमती वंदना सेठी जो जोधपुर में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, RAS हैं, 1 जून 2018 से 500-200-7 हज़ार रुपये के वेतनमान में हैं। उन्हें
1700 रुपये प्रतिमाह महंगाई भत्ता तथा मूल वेतन का 6.25% शहरी भत्ता तथा 500 रुपये प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता प्राप्त होता है। उनके द्वारा प्राप्त अन्य सुविधाएं एवं राशियां निम्न हैं। फर्स्ट पॉइंट, उन्हें एक सुरक्षा कर्मी की सुविधा प्राप्त है जिसको 750 रुपये प्रतिमाह वेतन महंगाई भत्ता सहित सरकार द्वारा दिया जाता है। सेकंड, उन्हें एक सरकारी कार की सुविधा भी प्राप्त है जिसका उपयोग कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। तीसरा, उन्हें एक सरकारी बंगला भी रियायती किराए पर दिया गया है जिसका उचित किराया 1000 रुपये प्रति माह है। उनके वेतन में से इसके लिए मूल वेतन का 6% काट लिया जाता है। यदि यह मकान उनको रियायती किराए पर नहीं दिया गया होता तो किराए के लिए कटौती मूल वेतन का 10% की जाती है। फोर्थ पॉइंट, वे जुलाई और अगस्त 2019 में चिकित्सा अवकाश पर रहीं। इस अवधि के दौरान उन्हें आधा मूल वेतन प्राप्त हुआ। उनकी चिकित्सा पर व्यय के 32,000 रुपये की नियोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति की गई है जिसमें से 13,000 रुपये एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सा के एवं शेष एक निजी अस्पताल में चिकित्सा के हैं। फिफ्थ पॉइंट, वे अपने पति के इलाज के लिए न्यूयॉर्क गईं। जिनके हृदय की सर्जरी मान्यता प्राप्त बीमारी के 1,80,000 रुपये के व्यय सरकार द्वारा चुकाए गए। इसके अलावा 1,20,000 रुपये के यात्रा व्यय स्वयं का, पति एवं एक सेवक का और 36,000 रुपये इनके न्यूयॉर्क में ठहरने के खर्चे भी सरकार द्वारा चुकाए गए। चिकित्सा एवं ठहरने के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत राशि 2 लाख रुपये थी। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना इसको। 30 अप्रैल 2019 को सरकार की घोषणा के अनुसार उन्हें 1,500 रुपये प्रति माह अंतरिम राहत की राशि 1 जुलाई 2018 से मिली। 7वां पॉइंट, नवंबर 2019 में उन्हें अर्जित अवकाश के बदले 2 माह का मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता प्राप्त हुआ। उनके द्वारा राज्य सरकार को 1,000 रुपये नियोजन कर एम्प्लॉयमेंट टैक्स के देने थे परंतु गत वर्ष में उन्होंने 500 रुपये ही चुकाए। एम्प्लॉयमेंट टैक्स 500 रुपये ही दिया, उसकी तो कटौती मिलती है, इसी को खास बात नहीं है। अब ये तो पूरा इतना डिटेल में है कि पूरी बातें नोट इस पर की नहीं जा सकती है। मैं एक एक बात को पढ़ता जा रहा हूँ और उसको टेकअप करता जा रहा हूँ, क्योंकि यदि क्वेश्चन उतारने लग गए तो आधा घंटा पौन घंटा उसी में निकल जाएगा और क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाएगा आपके। इसलिए आप क्वेश्चन का ध्यान रखें, मैं पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान रखें और किस प्रकार से लिया जा रहा है, ये हिस्सा हम वर्किंग नोट के लिए छोड़ रहे हैं। ऊपर हेडिंग हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिसेस वंदना सेठी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। ये ध्यान रहे, शी इज़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, शी इज़ एन RS ऑफिसर, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इसलिए इनका प्रीवियस ईयर will be from 1st March
2019 to 29 फरवरी 2020 इनके लिए प्रीवियस ईयर ये होगा। इस बात का शुरू से ध्यान रखिएगा, प्लीज़ बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, क्योंकि ये भयंकर गलती होती है। ये गलती बिगिनिंग में होगी और बिगिनिंग में गलत हुआ तो पूरा सवाल गलत चला जाएगा। इसलिए बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। यदि कर्मचारी की वेतन जिस महीने ड्यू होती उस महीने प्राप्त न होकर के अगले महीने प्राप्त होती हो, उन सभी कर्मचारियों के लिए प्रीवियस ईयर इस प्रकार से किया जाएगा। इस बात के लिए सचेत रहें, सावधान रहें, और शुरू से सचेत और सावधान रहना होगा, क्योंकि ये गलती बिगिनिंग में होगी और बिगिनिंग में गलती हुई तो पूरा कैलकुलेशन गलत चला जाएगा। इसलिए प्लीज़ बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, ध्यान रखिएगा इसे। ओके, आइएगा, वर्किंग नोट में ही चल रहे हैं और इनका पे स्केल है 1 जून 2018 से पे स्केल। एक 6/2018 से, यस, और वो पे स्केल है 5000-200 7,000 रुपये। ये पे स्केल है उनका, ठीक है। 5,000 से शुरू होगा, हर साल 12 महीने पूरे होने पर 200 का इंक्रीमेंट लगेगा, रोज 7,000 रुपये तक चलेगा इंक्रीमेंट। ओके, यदि हम ये लेते हैं तो इनकी पे 1/6 पे शुरू होती 1/6/2018 से, तो 1/6/18 को पे रहेगी 5,000, 1/6/19 को पे रहेगी 5,200 और 1/6/20 को पे हो जाएगी 5,400। ये तो रहेगी इनकी पे का, ठीक है। अब आइएगा, इनकी पे ले रहे हैं 1 मार्च को, क्या होगी 1 मार्च 19 को, 1/6/19 से तो ये है, और उससे पहले 1/6/18 से, 1/6/18 से 30 मई 2019 तक तो ये रहेगी। देखना, 1/6/18 से 30 मई 19 तक पे रहेगी 5,000, और हमारा 1/3/19 आएगा इसमें। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ 1 मार्च से शुरू हो रही, तो 1/3/19 टू 30/5/19 तक पे रहेगी @ 5,000 पर मंथ। कितने महीने हो गए? मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीने, इनटू 3 मंथ्स, अर्थात 15,000 रुपये। चेक करें, ये रहेगी 1/3/19 से 30/5/19 तक 5,000 रुपये की रेट से, क्योंकि जून में इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो जून 1/6/19 को पे रहेगी @ 5,200 इंटू 1 मंथ, ये 5,200।
जून में। जुलाई और अगस्त में वो छुट्टी पर जाती हैं और उनको आधी पे सैलरी मिलती है। चेक कीजिएगा पॉइंट नंबर 4, वे जुलाई और अगस्त 2019 में चिकित्सा अवकाश पर रहीं, मेडिकल लीव पर गई वो, और इस अवधि के दौरान उन्हें आधा मूल वेतन प्राप्त हुआ। तो जुलाई और अगस्त में जो 5,200 रुपये मिलना चाहिए था उसका आधा ही मिला। तो ये देखिएगा, ये जुलाई एंड अगस्त दोनों महीने @ 5,200 इंटू 1/2 इंटू 2 महीने, ये देगी तो 2600 इनको मिले। ये 5,200 यहाँ मिले। ध्यान रखिएगा, 3 महीने ये हुए, 1 महीना ये हुआ, 4 महीने, 2 महीने ये हो गए, 6 महीने। अब बाकी के बचे 6 महीने, 12 महीने होते हैं। अब आइएगा उसके बाद क्या कहते हैं, ये इसके बाद फिर बाद में ये कहता है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है, ये हो गए आपके 5,000 रुपये की रेट से 3 महीने। 5,200 ये हो गया, 2 महीने का ये हो गया, और अब 5,200 फ्रॉम, ये रहा अगस्त के बाद, सितंबर टू सितंबर 19 टू फरवरी 20 @ 5,200 इंटू 6 मंथ्स, $31,200 ये सैलरी रहेगी। टोटल कर लें इनका 2, 4, 6, 10, 16, 1, 4 और 1, 5, ये टोटल पे। ये टोटल पे इस तरह से कैलकुलेट देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो असेसी है मिसेस वंदना सेठी, वो गवर्नमेंट अफसर हैं, और गवर्नमेंट अफसर के लिए प्रीवियस ईयर जो होगा वो 1 मार्च से शुरू होगा और अगले वर्ष 28 या 29 फरवरी जो भी डेट होगी उसको समाप्त होगा। और उसके लिए इस पे स्केल में इनकी पे ये रहेगी, पहले 1/3/19 से 30/5/19 तक 5,000 रुपये के रेट से होगी, क्योंकि जून में इंक्रीमेंट लग जाता तो 5,000 की रेट चेंज हो जाएगी, इसलिए। तो 3 महीने का ये 15,000 रुपये। फिर 1 जून को इंक्रीमेंट लग गया, सैलरी 5,000 से बढ़कर 5,200 रुपये हो गई है, तो जून में उनको मिलेगा 5,200 रुपये का। जुलाई में भी मिलेगा, परंतु जुलाई और अगस्त में छुट्टी पर वेतन का आधा मिला, तो ये जुलाई और अगस्त 5,200 रुपये की रेट है इनकी, उसका आधा 1/2 किया, और 2 महीने के लिए रहेगा, जुलाई अगस्त 2 महीने, तो उसकी सैलरी फिर 5,200 हो गई। फिर सितंबर से फरवरी तक, फरवरी एंड हो गया फाइनेंशियल ईयर का, गत वर्ष समाप्त हो रहा है, तो वहाँ तक 5,200 रुपये की रेट से 6 महीने की, तो 6 और 1 7 महीने तो 5,200 रुपये की रेट से ले रहे हैं, 2 महीने 2,600 रुपये की रेट से ले रहे हैं,
और 1 महीने 3 महीने वो 5,000 रुपये की रेट से ले रहे हैं। इस तरह से टोटल 12 महीने हो गए, 3 महीने, 1 4 महीना, 2 6 महीने और 6 महीने 12 महीने, 12 माह का वेतन का हो गया। बात क्लियर हो गई। ये वर्किंग नोट आपको इस तरह से देना पड़ेगा परीक्षा में। चलें आगे, कम ऑन। आइए अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कैलकुलेशन। सैलरी सीधा डायरेक्ट अमाउंट ले लें 56,600 कि इसकी डिटेल कैलकुलेट कर ली वर्किंग नोट में। सैलरी के बाद ये कहते हैं कि उन्हें 1,700 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता मिलता है, DA। सॉरी, 1,700 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता मिलता है। तो एट द रेट ऑफ 1,700 इंटू 12, 20,400 रुपये। ओके, महंगे भत्ते के बाद कहते हैं मूल वेतन का 6.25% शहरी भत्ता, CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। मूल वेतन का 6.25%, मूल वेतन 56,600 एट द रेट ऑफ 56,600 इंटू 6.25%, ये 6.25% हो गया। चेक कीजिएगा, 56,600 का इंटू 6.25%, 3,537 रुपये 50 पैसे को हम 38 रुपये कर रहे हैं। 3,538 रुपये। ये हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं ये आगे, 500 रुपये प्रति माह मनोरंजन भत्ता प्राप्त होता है। इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, फिर ध्यान से सुनिएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस सरकारी कर्मचारी को प्राप्त होता है, तब पूर्णतः कर मुक्त होता है, कोई एग्जम्पशन नहीं, कोई टैक्स नहीं। परंतु यदि नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट होता है तो वो पहले वेतन में जोड़ा जाए और बाद में उस पर नियम के अनुसार कटौती दी जाती है, एग्जम्पशन होता है। यहाँ पर नहीं होगा। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस एग्जेम्प्टेड, पूर्ण रूप से कर मुक्त है, तो नील, कोई राशि नहीं होगी। उनके द्वारा प्राप्त अन्य सुविधाएं एवं राशियां निम्न हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, उन्हें एक सुरक्षा कर्मी की सुविधा प्राप्त है जिसका वेतन 750 रुपये सरकार दे रही है। तो सुरक्षा कर्मचारी उनको दिया गया है इसलिए क्योंकि उनकी नौकरी की प्रकृति इस प्रकार की है कि उन पर कभी भी कोई भी विरोधी व्यक्ति किसी प्रकार का असॉल्ट कर सकता, आक्रमण कर सकता है। जैसे मान लीजिए मजिस्ट्रेट है तो निर्णय सुनाते हैं, निर्णय सुनाते तो किसी के पक्ष में जाता है, किसी के विपक्ष में जाता है वो निर्णय। तो यदि जिसके वो विपक्ष में वो निर्णय जाता है तो उसे क्रोध होता है, वो उनके प्रति बदले की कार्यवाही कोर्ट कर सकता है, इसलिए उनको गार्ड दिया जाता है। तो ये उनकी नौकरी की ये सुविधा नहीं है व्यक्तिगत, ये उनकी नौकरी की प्रकृति में ये रिस्क शामिल है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए दिया गया है। तो ये सुविधा व्यक्तिगत रूप से नहीं है, नो फैसिलिटी। लिखे, गार्ड प्रोवाइडेड नॉट टैक्सेबल, ये उनकी नौकरी की वजह से दिया है, उन्हें सुविधा नहीं है, नील। उसके बाद नेक्स्ट, उन्हें कार की सुविधा भी प्राप्त है जिसका उपयोग कार्य संबंधी कार्यों के लिए ही किया जाता है।
कार दी गई तो ऑफिस के काम के लिए दी गई, घर के काम के लिए कोई व्यक्तिगत सुविधा नहीं है उन्हें, तो इसकी सुविधा भी नील होगी। फैसिलिटी ऑफ कार, ब्रैकेट में लिख लें ओनली फॉर ऑफिस यूज, केवल ऑफिस के काम के लिए तो नील, यह कोई व्यक्तिगत सुविधा नहीं है, इसलिए कोई इनकम नहीं मानी जाएगी। उन्हें एक सरकारी बंगला भी, अब ये ध्यान से सुनना, क्योंकि रेंट फ्री हाउस हमने नॉन गवर्नमेंट का तो देखा, परंतु गवर्नमेंट का ये पहली बार आ रहा है। देखिएगा किस प्रकार से है। उन्हें एक सरकारी बंगला भी रियायती किराए पर दिया गया है, जिसका उचित किराया 1000 रुपये है। उनके वेतन में इसके लिए मूल वेतन का 6% काट लिया जाता है। यदि यह उनको रियायती किराए पर नहीं दिया गया होता तो किराए के लिए कटौती मूल वेतन का 10% दी जाती। अब देखिएगा ध्यान से वर्किंग नोट में, इसे शॉर्ट ले लीजिएगा जिनको लेना है, मैं इसे वाइप कर रहा हूँ। सरकारी कर्मचारी के लिए इस मकान दिया जाता तो नियम क्या है? नियम ये है, जो नियम के अनुसार सरकार किराया निर्धारित करती है वही इसकी सुविधा का मूल्य माना जाएगा। तो यहाँ पे मकान का रेंट कितना डिसाइड हुआ? रेंट ऑफ हाउस प्रेस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा किराया कितना निर्धारित है? 10% ऑफ पे, ये प्रश्न में लिखा हुआ है, देखिएगा। उनको रियायती किराए पर मकान नहीं दिया जाता तो किराए के लिए कटौती मूल वेतन का 10% होती, तो किराया वसूल कितना करती? 10%, ठीक है। लेस रेंट रिकवर्ड, किराया कितना वसूल किया? एट द रेट ऑफ, और वो दे रहा 6%, 6% वो पे का दे रही है। तो सुविधा कितनी हो गई? वैल्यू ऑफ फैसिलिटी एट द रेट ऑफ 10 - 6, 4% ऑफ पे, ये सुविधा हो गई। आइए इस सुविधा का मूल्य, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी ऑफ हाउस एट द रेट ऑफ 4% इंटू पे का 56,600, 56,600 का 4% कैलकुलेशन करें। ₹2264 चेक कर लें। 2264, ये 2264, ये मकान के मूल्य हो गया, सुविधा का मूल्य। नेक्स्ट, वे जुलाई और अगस्त में चिकित्सा अवकाश पर रहीं, इस अवधि के दौरान उन्हें आधा वेतन मिला है, तो आधा वेतन हमने इनमें शामिल कर लिया है, वर्किंग नोट में देखा था आपने। उनकी चिकित्सा पर व्यय के 32,000 रुपये की नियोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति की गई, जिसमें 13,000 रुपये सरकारी अस्पताल के हैं और बाकी के जो हैं वो निजी अस्पताल के हैं। सरकारी अस्पताल में यदि इलाज कराया जाता है तो वो सुविधा फ्री होगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा, और प्राइवेट में कराया है तो उसके जितना खर्च हुआ है सरकार ने दिया तो इनकम में जोड़ देंगे, ठीक है। लिखिएगा, मेडिकल एक्सपेंसेस reimbursed
पूर्ति की गई बाय गवर्नमेंट, और वो हो जाएगा कुल 32,000 रुपये खर्च की पूर्ति की गई है। उसमें से ये 32,000 लेस एग्जम्पशन कौन सा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, सरकारी अस्पताल में जो खर्चे किए वो एग्जेम्प्टेड होंगे, वो 13,000 हैं, यस, और बाकी के 19,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से सरकारी अस्पताल में खर्च करेंगे तो वो टैक्स फ्री होगा, और प्राइवेट अस्पताल में करेंगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में इस तरफ ले रहा हूँ, आगे देखिएगा क्या कहता है। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इस पर वर्किंग नोट लेंगे और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वे अपने पति के इलाज के लिए न्यूयॉर्क गई, जिनके हृदय की सर्जरी मान्यता प्राप्त बीमारी के 1,80,000 रुपये वे सरकार द्वारा चुकाए गए। इसके अलावा 1,20,000 रुपये के यात्रा वे स्वयं का, पति व सेवक का, और 36,000 रुपये उनके न्यूयॉर्क में ठहरने के खर्चे भी सरकार द्वारा चुकाए गए। चिकित्सा एवं ठहरने के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत राशि 2 लाख रुपये थी। अब बड़ा ध्यान से देखिए वर्किंग नोट में। पहले यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी बीमारी के लिए या अपने आश्रित की बीमारी के लिए विदेश जाते हैं तो उन्हें उसके संबंध में क्षतिपूर्ति या राशि दी जाती है। उसका नियम क्या है वो सुन लीजिए। देखिएगा, नियम ये है कि वंदना सेठी स्वयं बीमार नहीं है, उनके पति बीमार हैं। नंबर 1, पति बीमार हो या पत्नी बीमार हो या उनके डिपेंडेंट बच्चे इत्यादि बीमार हों, उनके लिए भी यही नियम है, उनके ऊपर भी ये लागू होता है। तो पति बीमार हैं, बीमारी क्या है, मान्यता प्राप्त है, अर्थात ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बाहर किया जाना ज़रूरी है। वो हार्ट की सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो उसमें लिखा मान्यता प्राप्त, मतलब सरकार इस बीमारी को सीरियस मानती है और इसके लिए जाने के लिए खर्चे का भुगतान करेगी। इसका मतलब ये हुआ। तो बीमारी के लिए जा रहे हैं, हार्ट सर्जरी के लिए, वहाँ पर नियम ये है कि स्वयं जा सकता है जो पेशेंट है वो, तथा उसके साथ एक अटेंडेंट जा सकता है। एक अटेंडेंट मतलब उसकी सेवा करने के लिए, देखभाल के लिए जो भी व्यक्ति हो। 2 व्यक्ति जा सकते हैं, तीसरा नहीं। अब यहाँ पर ये कि वंदना सेठी तो के पति तो पेशेंट है, इसलिए उनका जाना ज़रूरी है। उनके साथ एक कोई उनकी देखभाल के लिए अटेंडेंट जा सकता है, तो वो खुद स्वयं जा रही हैं और एक सेवक को अलग से ले जा रही हैं, तो 3 व्यक्ति हो गए। 3 को अलाउ नहीं करेगी सरकार, 2 को, एक पेशेंट और पेशेंट को संभालने के लिए एक अटेंडेंट, 2। अब अटेंडेंट खुद उनका परिवार का कुछ सदस्य हो सकता है, जैसे यहाँ पत्नी खुद जा रही हैं, उनका भाई है, भतीजा है, माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, कोई भी एक परिवार का एक सदस्य अटेंडेंट के रूप में जा सकता है। पर तीसरा व्यक्ति नहीं होगा। तीसरा व्यक्ति है तो तीसरे व्यक्ति के खर्चे का भुगतान उनको स्वयं को करना होगा, गवर्नमेंट उसका भुगतान नहीं करेगी। बात समझ में आ गई है? ध्यान रखिए ये नियम क्या था। अर्थात यदि विदेश में इलाज के लिए कोई जाता है सरकारी कर्मचारी, तो पेशेंट के साथ एक व्यक्ति और जा सकता है, उसका खर्चा भी सरकार वहन करेगी।
तीसरा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। यदि तीसरा व्यक्ति, चौथा, पांचवा, छठा व्यक्ति जाते हैं तो अपने स्वयं के खर्चे पर जाएंगे, सरकार उनको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं देगी। ये इसका अर्थ कुल मिलाकर के ये हुआ। बात क्लियर हो गई। आइए इसके आधार पर देखिए क्या कहता है वो। 1,80,000 रुपये बीमारी पर खर्च हुए हैं। जिनके हृदय की सर्जरी के लिए 1,80,000 रुपये सरकार ने चुकाए हैं, तो बीमारी के लिए 1,80,000 चुकाए हैं। आगे भी और चलिए, फिर कहता है इसके अलावा 1,80,000 के अलावा 1,20,000 रुपये की यात्रा व्यय। अब देखिए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पहला, ₹1,20,000 ये वे हुए यात्रा के, स्वयं, पति और सेवक के, 3 लोगों के लिए हुए। 2 के अलाउ है, 1 का अलाउ नहीं है, लेस डिसअलाउ। $1,20,000 इंटू 1/3, 3 में से 1 का डिसअलाउ होगा, कितना हो गया? 3 चौक 40,000 रुपये, बाकी 80,000 रुपये अलाउड। ये अलाउड आइट, ये खर्चा अलाउ होगा, 40,000 रुपये डिसअलाउ हो जाएंगे। ये 2 व्यक्ति जा सकते हैं, 3 नहीं, तो 3 का भाग दे करके 1 का डिसअलाउ कर दिया, बाकी का अलाउ कर दिया, या 2/3 कर दीजिएगा, उसका वो अलाउ हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? ओके। आगे क्या कहता फिर उसके बाद, उसके ठहरने करने के, उनके ठहरने करने के, तो उनका मतलब पति का, वंदना सेठी का, स्वयं का, सेवक भी जा रहा है तो वो भी ठहरेगा। ये तो इन्हें हवा में उड़ता रहेगा तो वो भी, तो 3 के ठहरने के खर्चे। बोर्डिंग एंड लॉजिंग, एक्सपेंसेस, ये राशि हुई है 36,000 रुपये। 2 ही जाने की इजाज़त है, 2 ही ठहरने की, खाने की इजाज़त होगी, तो लेस डिसअलाउड। 36,000 इंटू 1/3, 12,000 रुपये ये डिसअलाउ हो गए। अलाउड 24,000 रुपये, ये अलाउ होगा। बात समझ में आ गई? तो डिसअलाउ जो है वो 40,000 है और 12,000 है, ये डिसअलाउ है, ध्यान रहे, ये इनकम मान ली जाएगी इसका मतलब। अब ये एक और बात अंतिम, मेडिकल एक्सपेंसेस। ₹1,80,000 मेडिकल एक्सपेंसेस के दे रखे हैं शुरू में। न्यूयॉर्क में गई, जिनके हृदय की सर्जरी के 1,80,000 रुपये, जिनके हृदय की सर्जरी के 1,80,000 रुपये वे सरकार द्वारा चुकाए गए। 1,80,000 रुपये चुकाए गए सर्जरी के, ऑपरेशन हुआ उसका, वो तो केवल पेशेंट पे खर्च हुआ और किसी पे है नहीं कर, इसलिए टोटली अलाउड है। परंतु आगे की बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रा देखिएगा लास्ट लाइन। चिकित्सा एवं ठहरने के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत राशि 2 लाख रुपये थी। अब इसके लिए जो स्वीकृत राशि थी वो 2 लाख रुपये थी। किसके लिए? चिकित्सा के लिए स्वीकृत राशि, चिकित्सा और आने जाने के लिए, ध्यान रहे, ठीक है, 2 लाख रुपये स्वीकृत थी। अब ज़रा देखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख की परमिशन दी। अब इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति विदेश किसी काम से घूमने फिरने के लिए या इलाज वगैरह के लिए जाता है तो उसको पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। पासपोर्ट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ परमिशन टू गो आउट ऑफ इंडिया, नंबर 1। नंबर 2,
फिर उसको वीज़ा की ज़रूरत होती है। वीज़ा मीन्स जिस कंट्री में जा रहा है उस कंट्री की गवर्नमेंट ने उस व्यक्ति को अपने देश में आने की परमिशन दी है, ये वीज़ा कहलाता है। ओके, जब ये परमिशन दी गई है तो वहाँ पर जब विदेश में जाएगा तो जो भारतीय मुद्रा रुपए है वो तो वहाँ काम आएंगे नहीं। यदि अमेरिका जा रहा तो अमेरिका में अमेरिकन डॉलर चलेगा, इंग्लैंड जा रहा है तो वहाँ पर पाउंड स्टर्लिंग चलेगा। तो क्या किया जाता है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जब उसको वीज़ा मिल जाता है तो उसको पूछते भाई आपको कितना पैसा चाहिए, कि भाई मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत होगी। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अपने नियम है कि इस काम के लिए जाएगा तो इतने पैसे देंगे, इस काम के लिए जाएगा इतना फॉरेन करेंसी देंगे। उस रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको परमिशन दिए 2 लाख रुपए की। किस किस बात के लिए, ज़रा चेक कीजिएगा। चिकित्सा एवं ठहरने के संबंध में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। किसके लिए? एक तो मेडिकल के लिए दी है और वहाँ पर ठहरने खाने के लिए दिए, इसके लिए स्वीकृति दी है। 2 काम के लिए दी है। कितनी राशि? 2 लाख रुपए की। बात समझ में आ गई। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत रहेगी, वहाँ पर 2 लाख रुपए देंगे, हम इस काम के लिए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। प्रश्न ये उठता है कि यदि 2 लाख से ज़्यादा की ज़रूरत हुई तो क्या करेगा? तो फिर ओपन मार्केट से अपनी जेब से पैसा लगाए और ख़रीदे फॉरेन करेंसी। हर जगह मिलती है फॉरेन करेंसी, जहाँ भी जाइए, जहाँ पूछे जाइए, पैसा दीजिए, मिल जाएगा। आज मान लीजिए अमेरिकन डॉलर की रेट 80 रुपये चल रही है तो 80 रुपये दीजिए, $1 लीजिएगा। जितना आपको डॉलर चाहिए उतना उसको 80 से मल्टीप्लाई करके उतना पैसा दीजिएगा और डॉलर मिल जाएगा। डॉलर मिल जाएगा, पाउंड मिल जाएगा और जो भी फॉरेन करेंसी चाहिए मिल जाएगी ओपन मार्केट में। परंतु उसकी रेट मार्केट में हाई होती है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की रेट कम होती है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। खैर, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिशन दी 2 लाख रुपए की मेडिकल के लिए और ठहरने खाने पीने के लिए। क्लियर होगी बात? क्योंकि 2 आदमी की परमिशन है तो 2 के लिए देगा, तो 1,80,000 रुपये तो ये देगा, 24,000 रुपये देगा ये ठहरने खाने के लिए कि अलाउ ये है 24,000 रुपये। कुल कितने हुए? 2,04,000 रुपये खर्च हो रहेंगे उसके। 2,04,000 रुपये खर्च होंगे, रिजर्व बैंक देगी 2 लाख रुपये। अलाउड बाई RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कितने अलाउ कर रहा है? 2 लाख रुपये। तो ये 4,000 रुपये ये डिसअलाउ हो गए, ये डिसअलाउ। अब जो जो डिसअलाउड हैं वो सारी इनकम मानी जाएगी। आपके डिसअलाउड है ये राशि, ये देखिए 40,000 रुपये, ये डिसअलाउड है 12,000 ये, और ये डिसअलाउड है 4,000 ये सब आपके इनकम मानी जाएगी। बात समझ में आ गई? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान रख के कैलकुलेशन समझिएगा। आई रिपीट अगेन, ट्रेवलिंग के लिए 1,20,000 रुपये दिए हैं, 2 व्यक्तियों के लिए अलाउ होगा, तो 1,20,000 का 2 का अलाउ करके 1 का डिसअलाउ किया है, वो 40,000 रुपये। ये एक प्रकार की इनकम मान ली जाएगी। दूसरा, बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए, वहाँ ठहरने और खाने पीने के लिए आपको 2 व्यक्तियों की सुविधा दी जाएगी। इसने खर्च किए 36,000 रुपये, 2 व्यक्ति के जो होंगे 24,000 रुपये अलाउ होंगे, 1 व्यक्ति का 1/3 डिसअलाउ होगा, क्योंकि जब परमिशन ही जाने की 2 तो 2 ही हो जाएंगे, 2 ही वहाँ ठहरेंगे, 2 ही वहाँ खाएंगे, तो उसी का होगा। तो ये 40,000 वो डिसअलाउ, 12,000 ये डिसअलाउ। तीसरी बात, मेडिकल एक्सपेंसेस और खाने पीने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख रुपए की स्वीकृति दी है, पर इनका खर्च हुआ है 1,80,000 रुपये मेडिकल पर, ठहरने पर 24,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुए। कुल मिला के 2,04,000 रुपये खर्च हो गया, जबकि होना चाहिए 2 लाख रुपये, तो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा ये डिसअलाउ होगा। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट न्यूयॉर्क में हुआ, उसका खर्चे का डिसअलाउ होगा। अब लिखिएगा यहाँ पर, एक्स्ट्रा मेडिकल एक्सपेंसेस
एट न्यूयॉर्क गए हैं, वहाँ खर्चा हो रहा है, और वो है 40,000 प्लस 12,000 प्लस 4,000, 40, 52, 4, 56,000 रुपये ये इनकम में जोड़ दिए जाएंगे। इस तरह से ये कैलकुलेट हो। क्लियर हो रही बात? हाँ, बड़ा अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि 30 अप्रैल 2019 को सरकार की घोषणा के अनुसार उन्हें 1,500 रुपये प्रति माह अंतरिम राहत की राशि 1 जुलाई 2018 से मिली है। अब अंतरिम राहत क्या होता है? सरकार जब कर्मचारी के वेतन में कोई वृद्धि करती है तो वृद्धि के लिए कई बार आंदोलन वगैरह होते करते हैं, और आंदोलन होने के बाद कर्मचारी मांग करता है मैं 1 जनवरी और 2018 से वेतन दिया जाना चाहिए कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, वेतन वृद्धि होनी चाहिए, वेतन का 10% बढ़ाओ। सरकार में सौदेबाजी होती, बातचीत होती है, और उसमें साल 2 साल निकल जाता है, और फिर बाद में सरकार मान जाती है कि ठीक है 1 जनवरी 2018 से आपके वेतन में 10% वृद्धि की जाती है। ये निर्णय कब हुआ? आज मान लीजिए 25 दिसंबर 2020 को। 1/1/2018 से आज निर्णय हुआ 2020 में, तब तक जितना पीरियड हुआ उस पीरियड की वो राशि बढ़ी हुई आपको अब देंगे, उसी को कहते हैं अंतरिम राहत। बात समझ में आ गई? तो ये कब से मिल रही है? 1 जुलाई 18 से। अब देखिएगा फिर वर्किंग नोट में इंटरिम रिलीफ, अंतरिम राहत, interim relief from डेट दे रहा है वो 1 जुलाई 18, 1/7/18 टू अब आज तक, मतलब आज तक मतलब गत वर्ष जो हमारा है उसके अंतिम दिन तक। हमारा गत वर्ष का अंतिम दिन है 29 फरवरी 2020, क्योंकि हमारा ईयर ये चल रहा है 29 फरवरी 2020। 1/7/18 से ये 28/2/19 तक तो कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीने तो ये हो गए। फिर 1/3/19 से 28/2/20 तक 12 महीने ये हो गए। टोटल कितने महीने हो गए? 20 मंथ्स। तो इंटरिम रिलीफ कितनी मिलेगी? 20 महीने की, प्रति माह 1500 की दर से। अब देखिएगा इंटरिम रिलीफ एट द रेट ऑफ 1500 पर मंथ फॉर 20 मंथ्स, 20 महीने का। तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 20, 30,000, 1 2 3 2 30 4 30,000 रुपये इंटरिम रिलीफ मिली। ये भी इनकम है। फिर आगे क्या कहता है इसके बाद? नवंबर 2019 में उन्हें अर्जित अवकाश के बदले 2 माह का मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता प्राप्त हुआ। ओहो, अब बड़ी थोड़ी सी कठिनाई आ गई, क्योंकि वो सारा मिटा दिया है आपका। कैलकुलेशन टेबल में जो ज़रूरत थी वो काम आएगी,
देखिएगा, हमारा मूल वेतन था 5,000। 1/7/18 को कितना था भाई? 1 जून 18 को 5,000। 1/6/18 5,000। 1/7/19 5,200। 1/7/20 5,400। हमारा प्रीवियस ईयर था 1/3/19 से 28/2/2020 तक। तो हमारे ये 1/6/18 से 30 मई तक, तो ये हो गया 1/3 मई तक। तो मार्च 19 5,000 रुपये की रेट से, अप्रैल 19 5,000 की रेट से, मई 19 ये भी 5,000 की रेट से, जून ये 5,200 आ गया। 1/6/18 यस, 1/6/18 1/6/19 ये 6 है। फिर जुलाई 2,600 रुपये की रेट से हुआ था। अगस्त आधी मिली थी, छुट्टी पर थी मेडिकल, अगस्त में इतने की रेट से मिला था। फिर उसके बाद सितंबर ये 5,200 से, सितंबर टू 28/2/2020 तक ये 5,200 की रेट से मिला। अब देखिएगा मज़ेदार बात, इन्होंने जो अग्रिम वेतन लिया है या अर्जित अवकाश लिया है वो लिया 2 महीने का। और कब लिया है? नवंबर में। अब नवंबर में आपकी पे क्या थी? नवंबर 2019 में, ये देखिएगा, ये रहा सितंबर टू 28 फरवरी 2020, सितंबर 19 से 28 फरवरी 2020 तक पे 5,200 थी। तो ये 2 महीने की सैलरी मिलेगी एडवांस अर्नड लीव। तो 5,200 ये अर्नड लीव। इन नवंबर 2019 @ 5,200 फॉर 2 months। 2 महीने की कह रहे हैं, 2 माह के बदले फॉर 2 months। तो ये हो जाएगी 5,200 × 2 10,400 तो ये मिल जाएगा। और 2 माह का वेतन DA प्लस DA फॉर 2 months @ 1,700 पर मंथ, तो 3,400 ये मिलेंगे। और कुल मिला के 13,800 रुपये नहीं मिल जाएंगे टोटल, ये मिलेगा 13,800 रुपये ये मिल जाएंगे। लिखिएगा अर्नड लीव कैश, अर्नड लीव का कैश मिल रहा है 13,800 रुपये। और अंतिम बात कह रहा है कि उसने 1,000 रुपये एम्प्लॉयमेंट टैक्स के देने थे, परंतु दिए 500 रुपये, तो इसकी तो कटौती मिलेगी। कुछ नहीं करना है आपको, बाद में घटाएंगे उसको। आइए चेक करते हैं कैलकुलेशन। और ये 56,600 प्लस 2,400 प्लस 3,538 प्लस 2,264 प्लस 19,000 प्लस 56,000 प्लस 30,000 प्लस 13,800
2,01,602 चेक करें। वंदना सेठी का लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलता है, लेस एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड जितना पेमेंट कर रहा वो, और वो पेमेंट कर रहे हैं 500, ये घटाइएगा 50,500 माइनस 50,500 1,51,102 52,000 कैसे आ रहा है? ये टोटल तो सही है क्या? 1,000 का कुछ फिगर रहेगा, 1 मिनट चेक कर लें इसको। 56,600 प्लस 20,400 प्लस 3,538 प्लस 2,264 प्लस 19,000 प्लस 56,000 प्लस 30,000 प्लस 13,800 2,01,602 और आता है माइनस 50,500 माइनस 50,500 1,51,102 करेक्ट है। 1,51,102 1,51,102 This is total taxable salary. This much is, and with this calculation is going to complete in all respect. देखिएगा इस तरह का प्रश्न होता है, बड़ा सावधान रहिए। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आई विश यू गुड लक एंड थैंक यू।